हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ओल्ड बुक गाइड चैनल पर। और आज हम बिजनेस स्टडी 11th क्लास का 3rd चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व एवं सरकारी स्वामित्व वाले दोनों ही पराक्रम या उद्यम के व्यावसायिक उद्यम होते हैं, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके की अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारे प्राइवेट एंड पब्लिक मतलब निजी एवं सरकारी दोनों तरीके के पराक्रम बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं, काम करती हैं, इसलिए हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों तरीके से काम किया जाता है, इसलिए इस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। निजी क्षेत्र के उद्यम, अब जो निजी क्षेत्र की जो बिजनेस होते हैं, एंटरप्राइजेज होती हैं, उनकी बात करेंगे। इसमें व्यवसाय का स्वामी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है। मतलब जो निजी क्षेत्र की होती है, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज या बिजनेस बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, ठीक है। और व्यक्तियों का समूह हमारी पार्टनरशिप हो सकती है। उदाहरण की अगर बात करें तो पार्टनरशिप क्या व्यक्तियों का समूह हो जाता है, तो एकल स्वामित्व वाले में क्या एक ही व्यक्ति निर्णय नियंत्रण करता है, और जो हमारा समूह की बात करें पार्टनरशिप, उसमें पूरा जो समूह होता है, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं, वो सभी लोग मिलकर के निर्णय नियंत्रण करते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? इनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना एवं व्यवसाय का विकास करना। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो रिलायंस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ये कैसे हैं? निजी क्षेत्र के बिजनेस हैं, मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस बिजनेसेस हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, निजी समझ गए, प्राइवेट सेक्टर के कैसे होते हैं, किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है उन पर। सार्वजनिक क्षेत्र, तो सार्वजनिक क्षेत्र से हमारा मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर से। पब्लिक एंटरप्राइजेस बिजनेस, इसमें व्यवसाय का स्वामी प्रबंध एवं नियंत्रण केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से करता है, ठीक है, किया जाता है। इसमें क्या होता है, या फिर केंद्र सरकार कर रही होगी नियंत्रण संचालन, या फिर राज्य सरकार, या फिर दोनों संयुक्त रूप से कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करें इसमें, तो हमारा भारतीय रेलवे, भारतीय डाक विभाग हो गया, दूरदर्शन हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वेल आदि। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका अगर मुख्य उद्देश्य, वहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। यहाँ मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है? सेवा करना, मतलब सोसाइटी को हेल्प करना, या कम या उचित दामों पे चीज़ें या सर्विस प्रोवाइड कराना। अब यहाँ हम निजी क्षेत्र समझ गए, सार्वजनिक क्षेत्र समझ गए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है वो समझ गए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है ये भी हम जान चुके हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरीके से क्या है, काम करा जाता है, कर रहे हैं, ठीक, एंटरप्राइजेज जो हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे हमें वही जो हमने ऊपर पढ़ा है वो यहाँ पे हमें चार्ट के द्वारा समझाया गया है, तो हम इस अब चार्ट के द्वारा समझेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी क्या है, इंडियन इकोनॉमी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सार्वजनिक क्षेत्र में किस तरीके के आते हैं हमारी एंटरप्राइजेज और निजी में। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारा क्या था, पब्लिक सेक्टर, और निजी क्षेत्र था हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे विभागीय उपक्रम आ जाते हैं, विभागीय उपक्रम जो हम डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस बोलते हैं, वैधानिक निगम जिसे हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलते हैं, और सरकारी कंपनी जिन्हें हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलते हैं। ये तो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एकल स्वामित्व जो सोल प्रोप्राइटर होता है, साझेदारी जो पार्टनरशिप होता है, इसमें इन सारे साझेदारों आपस में मिलकर के निर्णय लेते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो हमारी साझेदारी हो गई। जो संयुक्त हिंदू परिवार हो गया हमारा, संयुक्त हिंदू परिवार जो हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसमें कर्ता होता था, मुखिया होता था, वही सारे निर्णय लेता था, ठीक है। उसके बाद में सहकारी समिति जिसे हम कॉरपोरेशन कमेटी कहते हैं, उसके बाद में आ जाता है हमारा संयुक्त पूंजी कंपनी। अब संयुक्त पूंजी कंपनी हमारी कैसी हो जाती है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। संयुक्त पूंजी कंपनी अगर हम बात करें तो निजी कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर हो गया, और सार्वजनिक कंपनी जो
हमारा कौन सा हो गया, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो उसकी बात कही जा रही है। बहुराष्ट्रीय निगम हमारा हो जाता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो ये हमारा यहाँ पे चार्ट था और दोबारा से नीचे वही चार्ट दे दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों का प्रारूप, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनका प्रारूप की बात की जा रही है कि प्रारूप कैसा होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा था हमारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसका प्रोसेस एंड फॉर्मेशन की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है इसमें उपक्रम को किसी एक मंत्रालय एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। इसमें किसी मंत्रालय विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। इसका वित्त प्रबंध जो होगा, प्रशासन तथा नियंत्रण केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, मतलब केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों के द्वारा यह संयुक्त रूप से किया जा सकता है। ऐसे हमारे भारतीय रेलवे, डाक तथा तार दूरदर्शन प्रसार भारती इसके उदाहरण हैं। अब हम लक्षण की बात कर लेते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ये केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय के विभाग के रूप में, इसके रूप में एक विभाग के रूप में गठित किया जाता है। इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। इसकी वित्त व्यवस्था जो होती है वो सरकार के वार्षिक बजट से की जाती है और इसकी जो आय होगी, इनकम होगी, वो सरकारी खजाने में जमा होती है। इनका अंकेक्षण लेखांकन संबंधित सरकारी नियम लागू होते हैं। इनके अंकेक्षण और लेखांकन पे जो है कौन से नियम लागू होते हैं, सरकारी नियम लागू होते हैं। इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनकी भर्ती नियुक्ति नियम लागू होते हैं। मतलब इनके जो कर्मचारी होंगे वो सरकारी होंगे, उन पर क्या है, नियुक्ति भर्ती नियम लागू होते हैं सरकार के। अपने कार्य के लिए संबंधित मंत्रालय को जवाबदेह होते हैं। ये जो होते हैं अपने कार्य के लिए संबंधित जिस मंत्रालय से रिलेटेड है उन्हें वो जवाबदेही होंगे। उसके बाद में विभागीय उपक्रम के गुण, और गुण की बात करें कि विभागीय उपक्रम के गुण क्या है, तो इसका डायरेक्ट नियंत्रण होता है। किसका होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका होता है इसमें, सरकार का। सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने के कारण यह सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने में अधिक सक्षम होती है। इनकी आय सरकारी खजाने में जाती है, इसलिए सरकारी आय का स्रोत होता है। इसकी जो आय होती है वो सरकारी खजाने में जाती है, इसलिए सरकारी आय का स्रोत होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये अपने सभी कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके जो भी कार्य होंगे ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इससे कोषों का सही उपयोग सुनिश्चित हो पाता है, क्योंकि भाई ये जवाबदेही इन्हें देनी पड़ती है, ठीक है, अपने कार्यों के लिए संसद में। तो इस कारण क्या होता है, ये कोषों का सही सुनिश्चित उपयोग कर पाते हैं या करते हैं। बजट, लेखा तथा अंकेक्षण नियंत्रणों के कारण इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम कम होता है। इसमें बजट, लेखा वगैरह जो होता है उसके अंकेक्षणों के कारण इसमें क्या सार्वजनिक धन के जो दुरुपयोग है उसका जोखिम थोड़ा कम रहता है। ये उन उपक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें अत्यधिक एवं सख्त नियंत्रण गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें विभागीय उपक्रम किस तरीके के उपक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें बात कही गई कि अत्यधिक जहाँ सख्त नियंत्रण गोपनीयता की आवश्यकता होती है वहाँ पर हमें विभागीय उपक्रम, मतलब कहने का मतलब डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज हमें डालनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को। तो जैसे रक्षा उत्पादन, ठीक है, रक्षा उत्पादन आदि जो है उसमें सबसे ज़्यादा गोपनीयता की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट के अंडर में है। अब विभागीय उपक्रम की सीमाएं, विभागीय उपक्रम की सीमाओं की अगर हम बात करें तो इस उपक्रम में लचीलेपन की कमी होती है। जो विभागीय उपक्रम होते हैं उसमें लचीलेपन की कमी होती है, जो कि एक व्यवसाय के सुगमता पूर्वक चलाने के लिए अति आवश्यक है। मतलब किसी भी उपक्रम में अगर लचीलापन है तो वो आसानी से सुगमता पूर्वक चलाया जा सकता है, अगर लचीलापन नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है। उपक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। इसके जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड किससे होती है, विभागीय उपक्रम सरकार के नियंत्रण में होती है और
मंत्रालय के विभाग के रूप में गठित की जाती है, इसलिए इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता है। दिन प्रतिदिन के काम में अत्यधिक लाल फीताशाही का बोलबाला रहता है। उचित प्रक्रिया के पूरे होने पर कोई कार्रवाई की जाती है। इसमें क्या दिन प्रतिदिन अत्यधिक लाल फीताशाही, क्योंकि आप पीछे पढ़ ही लिया कि सरकार के मंत्रालय के विभाग के रूप में गठित किया जाता है, इसलिए इसमें राजनेता वगैरह का ज़्यादा, ठीक है, इंटरफेयर रहता है। इस कारण किसी भी मतलब कार्रवाई पे पहुंचने से पहले पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तभी किसी कार्रवाई तक पहुंचा जा सकता है। इस कारण काफ़ी डिले होता है। प्रतियोगिता के अभाव तथा एकाधिकार होने के कारण है। प्रतियोगिता के अभाव तथा एकाधिकार होने के कारण ये प्राय ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इनका प्रबंध सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रबंध के क्षेत्र में निपुण अथवा अनुभवी नहीं होते हैं। अब प्रबंध की अगर बात करें तो प्रबंध में हम प्राइवेट सेक्टरों में देखते हैं कि प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। अब यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हीं को प्रबंधक बना दिया जाता है। तो क्या है, यहाँ पे वो इस कार्य में निपुण या अनुभवी नहीं होते हैं, इस कारण अच्छे से इनका क्या संचालन नहीं हो पाता है इन विभागों का। उपयुक्तता की अगर बात करेंगे तो विभागीय उपक्रम निम्न स्थितियों में उपयुक्त हैं। जहाँ पूर्ण सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता हो वहाँ पे विभागीय उपक्रम का गठन किया जाता है। जहाँ गोपनीयता अति आवश्यक हो, जहाँ गोपनीयता अति आवश्यक, तो रक्षा जो उद्योग है उसमें सबसे अधिक गोपनीयता की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पे भी गवर्नमेंट का ही पूरा नियंत्रण होता है। तो अब हम बात करेंगे वैधानिक नियम। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की बात करेंगे। इसकी स्थापना संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। तो अगर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो सीधी साधी विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी। किसके? सांसद या विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अधिनियम में इसके उद्देश्य कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है, किस तरीके के ये कार्य करेगा विभाग। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया हमारा, जिसे हम LIC बोलते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI, बास गेल हो गया, ठीक है, SCI हो गया, FCI हो गया। ये क्या है? इसके उदाहरण हैं। तो अब लक्षण क्या है हमारे इसके? इसका निर्माण विशेष अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें उपक्रम के उद्देश्य, कार्य, अधिकारों का वर्णन साफ साफ होता है। इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अभी हमने जो विभागीय उपक्रम की बात करी थी, इसका क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। निगम का प्रबंध सरकार अथवा सरकार द्वारा संयुक्त मंडल के हाथों में होता है। इसका जो प्रबंधन होगा वो सरकार के द्वारा नियुक्त एक मंडल होता है, उसके हाथों में होता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, इनके कर्मचारियों की भर्ती व चुनाव अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होता है। इसमें जो भी कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे वो उसमें चुनाव अधिनियम में दिए गए जो भी प्रावधान है उनके अनुसार होगा भर्ती चुनाव जो किया जाता है कर्मचारी हुआ। इसकी प्रारंभिक पूंजी सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाती है। इसके अलावा ये अपनी वित्त की व्यवस्था स्वयं पूरी करते हैं। मतलब जो प्रारंभिक, जब इसकी स्थापना की जाएगी तो प्रारंभिक जो पूंजी होगी वो तो सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाएगी। इसके अलावा अब बाद में जब रन करना शुरू कर देगा तो ये अपनी वित्त की व्यवस्था स्वयं करते हैं। यह सरकार से ऋण लेकर अथवा अपनी वस्तुओं और सेवाओं को जनता को बेचकर धन जुटाते हैं। क्या है? ये सरकार से ऋण भी ले सकते हैं और जो जनता को अपनी वस्तु या सेवा बेचते हैं उससे धन जुटा सकते हैं। इन पर सरकारी विभागों को लेखांकन एवं अंकेक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं होती। इन पर सरकारी विभाग की लेखांकन की अंकेक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। अब इसके लाभ क्या हैं? लाभ देख लेते हैं हम। अब आंतरिक स्वतंत्रता की बात करें, इंटरनल फ्रीडम की, इन्हें दिन प्रतिदिन के कार्यों में आंतरिक स्वतंत्रता होती है। इनके जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं इन्हें आंतरिक स्वतंत्रता होती है। यहाँ लाल फीताशाही का बोलबाला नहीं होता है तथा ये राजनीतिक हस्तक्षेप से भी स्वतंत्र हैं। जैसे उसमें विभागीय उपक्रम में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, तो यहाँ पे ये विभागीय राजनीतिक हस्तक्षेप से भी स्वतंत्र होते हैं। शीघ्र निर्णय, अब जैसे वहाँ पे पूरी जब कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे शीघ्र निर्णय। तो यहाँ कह रहा है ये निर्णय एवं कार्य शीघ्रता से कर सकते हैं, क्योंकि ये निगम लाल फीताशाही से स्वतंत्र होते हैं। संसदीय नियंत्रण, इनकी कार्य क्षमता की संसद में चर्चा की जाती है। इनके जो कार्य होते हैं उनकी संसद में चर्चा की जाती है। अच्छा कार्य है तो भाई तारीफ होगी, अगर बेकार का है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, अब वहाँ पे उनकी
फिर उस चीज़ को पूछा जाएगा उसके कि क्या कहाँ क्या कमी की है। इससे सार्वजनिक पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। या इससे सार्वजनिक पैसे का सही उपयोग, जहाँ पे भाई जो भी आप खर्च कर रहे हो उसकी पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है कि जो भी पैसा है, जो भी बजट है, वो आपका नहीं बिगड़ेगा। यह अपने कर्मचारियों की भर्ती व नियुक्ति में स्वायत्ता और स्वयं होते हैं। ये अपनी जो कर्मचारियों की भर्ती नियुक्ति करते हैं वो स्वयं करते हैं, तथा ये महत्वपूर्ण पदों पर पेशेवर, अनुभवी तथा विशेषज्ञ रखते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो महत्वपूर्ण पद होते हैं प्रबंधक वगैरह, उन पर पेशेवर अनुभवी व्यक्तियों को रखते हैं। अब सीमाएं की बात करते हैं। सीमाएं इसकी क्या है, तो निगम की स्वसत्ता और लोकशीलता प्रायः नाम मात्र की होती है। जो इनकी निगम की जो स्वसत्ता लोकशीलता होती है वो प्रायः नाम मात्र की होती है। वास्तव मंत्री, सरकारी अधिकारी या राजनीतिक दल इसकी कार्यप्रणाली में प्रायः हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमारा जो डिपार्टमेंटल जो इंटरप्राइजेस थी, उनमें क्या था कि निगम की स्वसत्ता लोकशीलता प्राय इसमें मतलब प्राय नाम मात्र की होती है। जो इसमें कहा गया है कि फ्री रहता है उससे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें केवल नाम मात्र की होती है। वास्तव में मंत्री, सरकारी जो अधिकारी होते हैं या राजनीति दल जो होते हैं इसकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं। सार्वजनिक निगमों को किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। सार्वजनिक जो निगम होते हैं उन्हें किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता और उनका उद्देश्य लाभ कमाना भी नहीं होता, इसलिए यह अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते। जहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट का भी कोई सवाल नहीं उठता है, इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है। सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आप देख लो, उनकी हालत खस्ता ही रहती है। क्यों? उन्हें महीने की सैलरी मिल रही है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन अच्छा हो ना हो, ठीक है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा या जो भी जो सर्विस दे रहे हैं वो अच्छी है या नहीं है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उपयुक्तता की अगर बात करें, वैधानिक निगम वहाँ उपयुक्त है जहाँ, कहाँ पे उपयुक्त है, अब इसकी बात हम कर लेते हैं। उपक्रम को अधिनियम द्वारा परिभाषित विशिष्ट शक्तियों की जरूरत है। जहाँ क्या है, किसी उपक्रम को विशिष्ट शक्तियों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऐसे ही जो उपक्रम है उन्हें बनाया जाता है, वैधानिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद में उपक्रम को अधिक मात्रा में पूंजी की जरूरत, जहाँ उपक्रम को अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है वहाँ पर। अब सरकारी कंपनी की बात करी जा रही है। गवर्नमेंट कंपनी हमारी किस तरीके की होती है? सरकारी कंपनी का तात्पर्य उस कंपनी से है जिसमें कम से कम 51% चुकता पूंजी केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास। सिंपल से वर्डों में 51% शेयर्स वो किसके पास होने चाहिए? सरकार के पास होने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट वो केंद्र सरकार हो या फिर हमारी राज्य सरकार हो, कोई सी भी उसके पास होनी चाहिए, तभी वो सरकारी कंपनी कही जाएगी। यह संयुक्त रूप से इन दोनों के पास मिला करके होने चाहिए। इसका पंजीकरण भी कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। उदाहरण क्या है? भारतीय राज्य व्यापारिक निगम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये हमारा हो गया। इसका कंपनी अधिनियम हमारा 2013 हो गया है चेंज होकर के। लक्षण की बात कर लें तो सरकारी कंपनी का समामेलन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। सरकारी कंपनी का समामेलन जो है अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही होता है। इसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी की कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है। इसका प्रबंध सरकार अथवा अन्य अंशधारियों के द्वारा चुने गए संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसके कर्मचारियों की भर्ती तथा नियुक्ति कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियम के अनुसार होता है। सरकारी कंपनी को कोष सरकार एवं अन्य निजी अंशधारकों से प्राप्त होता है। जो सरकारी कंपनी का जो कोष होता है वो सरकार द्वारा तथा अन्य निजी अंशधारकों से प्राप्त होते हैं। ये पूंजी बाजार से भी कोष प्राप्त कर सकती है। कैपिटल जो हमारी मार्केट है वहाँ से भी ये कोष उठा सकती है। गुण या लाभ इसके क्या है? एडवांटेज। सरकारी कंपनी की स्थापना आसानी से
कंपनी अधिनियम की औपचारिकताओं को पूरा करके की जा सकती है। इसके लिए विशेष अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो हमारे डिपार्टमेंटल थे या हमारे जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थे, उनमें हमें विशेष सांसद द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा क्या है, विशेष अधिनियम पारित करके उनका गठन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे सरकारी जो कंपनी हमारी होती है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। प्रबंध संबंधी निर्णय लेने एवं दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में इनको पूर्ण स्वतंत्रता मिली होती है। जो इनके दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप हैं उनमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली होती है निर्णय लेने में। ये पेशेवर प्रबंधकों को उच्च वेतन पर नियुक्त कर सकते हैं। ये पेशेवर प्रबंधकों को उच्च वेतन पर नियुक्त कर सकते हैं। ये इसके गुण थे। सीमाओं की बात कर लेते हैं। सरकारी कंपनियों में सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों तथा राजनेताओं का बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है। जो सरकारी कंपनी होती हैं, इनमें सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और राजनेताओं का बहुत अधिक हस्तक्षेप रहता है। संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होने के कारण, ये संसद में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होते हैं। ये अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचती है, जबकि सरकारी वित्त वाली कंपनी होने के कारण इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि आमने सामने जवाबदेह नहीं होता है इनका, इसलिए क्या है, ये इससे अपने क्या है, संवैधानिक जो उत्तरदायित्व है उससे बच जाती है। जबकि सरकारी वित्त वाली जो कंपनियां होने के कारण इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सरकारी कंपनियों और सरकारी डिपार्टमेंटों का आप सभी को हालात पता है। इनके निदेशक मंडल में मुख्यतः राजनीतिज्ञ एवं सरकारी अधिकारी होते हैं। इनके जो निदेशक मंडल होते हैं उनमें राजनीतिक एवं सरकारी अधिकारी होते हैं, जिनका मुख्य ध्येय कंपनी कार्यकुशलता न होकर अपने राजनीतिक स्वामियों को खुश करना हो जाता है। सरकारी डिपार्टमेंटों में यही रहता है, अपने अधिकारी को खुश रखो, आराम से रहोगे। तो इसीलिए इनका जो मेन उद्देश्य हो जाता है वो जो पब्लिक को जो सेवा या जो सर्विस मिलनी थी या देनी होती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये वहाँ से इनका फोकस हटके कहाँ पहुँच जाता है कि अपने राजनीतिक स्वामी को खुश करना। ठीक है, उपयुक्तता की अगर बात करें, सरकारी कंपनी निम्न परिस्थितियों में उपयुक्त होती है। अब सरकारी कंपनी किन परिस्थितियों में उपयुक्त होती है यहाँ बताया जा रहा है, जहाँ सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना चाहती है। जहाँ सरकार निजी क्षेत्र के साथ काम करना चाहती है वहाँ सरकारी कंपनी की उपयुक्तता होती है। जहाँ परियोजनाओं को जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको सरकारी योजना और कोषों की आवश्यकता होती है वहाँ पर। अब सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका हमारी क्या है, चेंज रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर क्या है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। देश की आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं उनकी स्थापना किन उद्देश्य के लिए की जाती है, तो वो यहाँ दिए गए हैं। देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय तथा संपत्ति समान वितरण करने के लिए। ठीक है, जो विभिन्न वर्ग हैं देश के, समाज के, उनके बीच आय एवं संपत्ति समान वितरण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लगाए जाते हैं। समाज में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका वह महत्व समय के साथ बदलता रहा है। देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। मूलभूत ढांचे का विकास। अब मूलभूत ढांचे का विकास की बात की जा रही है कि आज़ादी के समय देश में मूलभूत उद्योगों जैसे इंजीनियरिंग, परिवहन, तेल रिफाइनरीज, संचार, बिजली निर्माण, लोहा व स्टील तथा हैवी इंजीनियरिंग आदि की बहुत कमी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो तब की बात कही जा रही है। भारी पूंजी निवेश एवं फल भारी जो है फल प्राप्ति की लंबी अवधि होने के कारण, भारी पूंजी निवेश एवं फल प्राप्ति की लंबी अवधि होने के कारण निजी क्षेत्र इनमें आने को तैयार नहीं थे। अतः आधारभूत ढांचे के विकास की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपी गई। जो आधारभूत ढांचा था उसके विकास की जो जिम्मेदारी थी वो सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप दी गई, जो उसने सफलता से निभाई। अब क्षेत्रीय संतुलन। निजी क्षेत्र उपक्रम पिछड़े
या दूरदराज क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं की कमी के कारण उद्योग स्थापित करने से हिचकिचाते हैं। कि जो क्षेत्रीय संतुलन की बात की रही है, निजी क्षेत्र जो उपक्रम थे पिछड़े या दूरदराज क्षेत्रों में जाने से क्या कतराते थे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हमें अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती थी, आने जाने में दिक्कत होती है। तो सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में नए उपक्रम, सरकार का काम ही ये होता है जो पिछड़े क्षेत्र वहाँ पे जाके वो क्या है गवर्नमेंट जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उन्हें स्थापित करती है, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले तथा क्षेत्र का आर्थिक विकास हो। पैमाने की बचत, कुछ क्षेत्र जैसे विद्युत शक्ति संयंत्र, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि ऐसे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है ताकि बड़े पैमाने की बचतों का लाभ उठाया जा सके। इनमें विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों के निर्माण व संचालन का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों ने उठाया है। कि जहाँ पे क्या है, जैसे आपका विद्युत हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनमें क्या है बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पे बचत भी होती है, बड़े पैमाने पर पूंजी भी लगती है। तो इन उद्योगों क्या है निर्माण जो का संचालन का जो कार्य है वो सार्वजनिक उपक्रमों ने ही उठाया है। आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर रोक, निजी क्षेत्र में केवल कुछ औद्योगिक घरानों ने ही बड़े पैमाने के उद्योगों में निवेश किया। अब उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कुछ जो रिच फैमिलीज थी उन्होंने ही क्या है जो उद्योगों में था निवेश किया था, जिससे पूंजी कुछ हाथों में ही केंद्रित हो गई। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एकाधिकार को बढ़ावा मिला, आय की असमानताएं बढ़ी। ऐसी परिस्थितियों पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाए गए। कि इन जो असमानताओं दूर करने के लिए क्या है, जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो गलत हुआ कि मतलब केवल जो अच्छे रिच हैं उन्हीं के हाथों में अगर अर्थव्यवस्था सिमट जाएगी तो ये क्या है फिर से देश को तोड़ देगी, क्योंकि गरीबाई फैलेगी। इसलिए उन्होंने उस परिस्थिति को समझते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों लगाना शुरू करा। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाए जिससे बड़ी संख्या में आय और धन का विभाजन कर्मचारियों और श्रमिकों में हुआ। आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट कंट्रोल, भारत सरकार ने पहले आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए अब कई सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी कई उपक्रमों की स्थापना की गई, जिससे देश के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा के भंडार पर भी बहुत फर्क पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र को देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, अब सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की बात की जा रही है यहाँ पे कि सरकार ने 1991 में अपनाई गई नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में 4 प्रमुख सुधार किए थे। वो कौन से सुधार थे? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग थे उनकी संख्या घटाकर, मतलब पहले जो संख्या थी उसे घटाकर उन्होंने 17 से 8 कर दिया। पहले 17 थी फिर 8 कर दिया, फिर वो प्राइवेट सेक्टर में कुछ उद्योग दे दिए 1991 में, ठीक है। 8 ही उद्योग उनने अपने अंडर में रखे। 2001 में फिर उन्हें घटा दिया गया, फिर 3 कर दिए गए, 3 क्षेत्र, अणुशक्ति, हथियार और रेलवे परिवहन। गवर्नमेंट के अंडर में भी 3 ही हैं, एक अणुशक्ति, हथियार और रेलवे परिवहन, जिनमें पूर्ण जो है गवर्नमेंट का ही नियंत्रण है। जैसे ऑटोमिक एनर्जी कहते हैं, फिर आर्म्स कहते हैं, फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। अब समझौता विवरणिका MOU इस मेमोरेंडम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता दी गई। कह रहे हैं कि जो हमारा एक समझौता हुआ उसके अंतर्गत क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता दी गई। प्रबंध के लिए लक्ष्य निश्चित कर दिए गए तथा इन लक्ष्यों को अब प्रबंध उन परिणामों को समय पर प्राप्त करने के लिए जवाबदेह होते थे। जो एक लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए और इन लक्ष्यों को जो प्रबंधक हुआ करते थे परिणामों को उसके समय पर प्राप्त करने के लिए जवाबदेही होते थे। सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा इकाइयों के अंशों का विनिवेश, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों के समानता अंशों का निजी क्षेत्र की इकाइयों व जनता को बेचा गया। इसके अंदर क्या किया गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयाँ थी उनके अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों व जनता को बेच दिया गया।
सरकार को आशा थी कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की प्रबंधकीय कुशलता में सुधार होगा, कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्रबंधकीय कुशलता की वजह से जो विफल हुए थे, अब उनकी ये आशा थी, मतलब उम्मीद थी कि ये सार्वजनिक क्षेत्र जो हम जब निजी क्षेत्र में दे देंगे तो इनमें क्या है, कुछ प्रबंधकीय कुशलता क्षेत्र की इकाइयों में व जो प्रबंधकीय कुशलता में सुधार आएगा तथा वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। बीमार इकाइयों में संबंधित नीति निजी क्षेत्र की नीति के समान बनाएगी। जो बीमार इकाइयाँ थीं उनमें निजी जो नीति थी वो निजी क्षेत्र की जो नीति के समान बनाई गई, जो ठीक है बीमार इकाइयों के लिए बनाई गई। हानि पर चलने वाली सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया, जिसे हम BIFR कहते हैं। जो मतलब बीमार इकाइयाँ होती हैं बिल्कुल बंद हो चुकी होती हैं, उन्हें क्या है पुनः स्टार्ट करने के लिए या पुनः उन्हें निर्माण करने के लिए ये BIFR एक बोर्ड होता है जिसे सौंप दी जाती हैं। ने कुछ अधिक बीमार इकाइयों को इकाइयों में परिवर्तित किए जाने की उम्मीद थी का पुनः उद्धार और पुनः प्रतिष्ठापन करके फैसला किया जा सके। तो जो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है BIFR क्या है, तो आपको वहाँ पे आंसर देखना होगा कि जो क्या है बीमार इकाइयों को पुनः उद्धार या पुनः प्रतिष्ठान करने के लिए जानी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों भूमंडलीय उपक्रम क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस मल्टीनेशनल कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो कई देशों से व्यवसाय करती हैं। इसके लिए इसकी शाखाएं, कारखाने, कार्यालय कई देशों में होते हैं, परंतु इसका मुख्यालय उस देश में होता है जिसमें समामेलन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां भूमंडलीय उपक्रम है उनका कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनियों से है जो कई देशों में व्यवसाय करती हैं। इसके लिए शाखाएं, कारखाने और कार्यालय कई देशों में होते हैं, परंतु इसका मुख्यालय उस देश में होता है जिसमें समामेलन किया गया है, जहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया गया। उदाहरण कोको कोला, सोनी, रीबॉक। यूनिलीवर लिमिटेड भी है, LG, सैमसंग, हुंडई मोटर्स भी हैं, ये हमारे इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पे BIFR की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड द फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लक्षण। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लक्षण क्या थे? विशाल पूंजीगत साधन, इसके पास भारी मात्रा में पूंजी होती है तथा ये विभिन्न स्रोतों से वित्त जुटा सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं इसके पास विशाल पूंजी होती है और ये विभिन्न स्रोतों से क्या है वित्त जुटा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, यह कई देशों में व्यवसाय करती है, इसके लिए इनकी शाखाएं, कारखाने, कार्यालय कई देशों में होते हैं। केंद्रीय नियंत्रण, इनकी विभिन्न देशों में फैली हुई शाखाओं का नियंत्रण और प्रबंधन मौलिक देश में स्थित जो जहाँ से ये जिसका जो पेरेंटल कंट्री होगी वहाँ से मुख्यालय द्वारा किया जाता है। मुख्यालय द्वारा बनाई गई नीति कंपनी के व्यापक नीतिगत ढांचे तक सीमित होती है और वे शाखाओं एवं सहायक इकाइयों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। आधुनिक तकनीक, यह प्रायः पूंजीवर्धक तकनीक तथा उत्पादन की नवीनतम तकनीक का प्रयोग करती है, जिससे ये विश्व स्तरीय उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर पाती है। मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी होती हैं ये अच्छे से अच्छे क्या है तकनीक का प्रयोग करती हैं, जिससे अपना जो उत्पादन है ये काफ़ी अच्छा कर पाती है। उत्पादन नवप्रवर्तक, इनके पास अत्याधुनिक सुविधाओं एवं उपकरणों से युक्त शोध एवं विकास विभाग होते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं इनके पास क्या है अत्याधुनिक सुविधाओं एवं उपकरणों से युक्त शोध एवं विकास विभाग होते हैं, जो नए उत्पादों के विकास तथा विद्यमान उत्पादों के डिजाइनों में सुधार का कार्य करते रहते हैं कंटिन्यू। विपणन रणनीतियाँ, ये आक्रामक विपणन रणनीतियों का प्रयोग करती है। इनके ब्रांड सुप्रसिद्ध होते हैं
तथा ये विज्ञापन व विक्रय संवर्धन पर अत्यधिक व्यय करते हैं। आप देखते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं बहुत बड़े लेवल पे क्या है एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है, और बहुत ही आक्रामक का मतलब है कि बहुत ही मतलब बड़े लेवलों बहुत ही अधिक और हर जगह टीवी, टेलीविज़न, होर्डिंग बोर्ड्स, बैनर वगैरह सबके द्वारा करती है। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये आक्रामक विपणन रणनीतियों का प्रयोग करती है। इनके ब्रांड सुप्रसिद्ध होते हैं। ये विज्ञापन व विक्रय संवर्धन अत्यधिक व्यय करते हैं, बहुत ही ह्यूज ऑफ अमाउंट खर्च करते हैं। संयुक्त उपक्रम, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र फर्म अपनी पूंजी, तकनीक एवं विशेषज्ञों को मिलाकर एक ही उद्देश्य या परस्पर लाभ के लिए संयुक्त रूप से उपक्रम को स्थापित करती है। मतलब दो उद्योग जो हैं वो क्या है एक साथ मिलकर के अपने विशेषज्ञ और पूंजी को लगा करके उद्देश्य को परस्पर लाभ के लिए संयुक्त रूप से करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसे संयुक्त उपक्रम के नाम से जाना जाता है। संयुक्त उपक्रम वो पीछे ही पढ़ चुके हो। संयुक्त क्या है, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट मिलकर संयुक्त रूप से, या दोनों गवर्नमेंट, राज्य एवं केंद्र सरकार जो करती है, तो संयुक्त का मतलब वही है कि मिलकर, दो या दो से अधिक उपक्रम मिलकर के जो करते हैं उसे संयुक्त रूप से बोलते हैं। उदाहरण क्या, भारत की मारुति कंपनी, जापान की सुजुकी ने मिलकर मारुति सुजुकी, तो जो भारत की तो मारुति थी और जो जापान की थी वो सुजुकी थी, तो मारुति सुजुकी जो पूरा नाम मिल के बना हुआ है मारुति सुजुकी, तो ये हमारी दो कंपनी मिल करके एक बनी है, ठीक है, इसीलिए संयुक्त उपक्रम कहा जाएगा। भारत की हीरो साइकिल तथा जापान की होंडा, ठीक है, तो हीरो साइकिल और जापान की होंडा मिल करके क्या है होंडा मोटरसाइकिल, हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण किया, जो अब अलग हो चुकी है। हीरो अलग है, होंडा अलग है। विशेषताएं, पूंजी, अब पूंजी सरकार व निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा दी जाती है। इसमें पूंजी जो दी जाती है सरकार और निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा दी जाती है। इसका प्रबंध निजी उद्यमियों को सौंपा जा सकता है। जन कल्याण व लाभ कमाना दोनों इसके उद्देश्य हैं। जल कल्याण भी करना और लाभ कमाना, इसके दोनों उद्देश्य होते हैं। यह सरकार व निजी उद्यमियों के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सरकार तथा निजी जो उद्यमी होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होती है। अब लाभ की बात कर लेते हैं। इसके लाभ क्या हैं, तो संसाधनों व क्षमता में वृद्धि होना। जब दो उद्यम आपस में मिलते हैं तो उनके साधनों में क्षमता में वृद्धि होती है। उनके जो विशेषज्ञ कर्मचारी होते हैं वो, फिर उनके पास जो उपकरण होते हैं और टेक्नोलॉजी होती है वो मिल करके क्या होती है एक और बहुत अच्छा क्या है उद्यम का निर्माण करती है। कि दो या दो से अधिक व्यवसायों के संसाधन एवं क्षमता को जोड़ दिए जाने से ये अधिक तेजी से कार्य क्षमता के साथ बढ़ते हैं एवं विस्तृत होते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ है। उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ, जब दो दम मिलेंगे, भी किसी के पास कुछ अच्छी है किसी के पास कुछ अच्छी है, तो क्या है एक उन्नत प्रौद्योगिकी का संगठन उत्पादन होगा। क्या ये उत्पादन की उन्नत तकनीकों की पहुंच को संभव कराती है, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, लागत में कमी आती है एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। नए बाजारों एवं वितरण तंत्रों तक पहुंच, करें एक विदेशी कंपनी को किसी अन्य भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम लगाने पर विस्तृत भारतीय बाजार में पहुंच बनाने का मौका मिलता है। साथ ही वह स्थानीय फर्म को उन्नत तकनीक में बड़े पैमाने की बचते हुए लाभ भी उपलब्ध कराती है। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, जब आप किसी नए जगह पे जाते हो और अगर आपको वहाँ पे कुछ खोजना है तो आप वहाँ के लोकल पर्सन से क्या करोगे, पार्टनरशिप कर लोगे या हायर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उसका वो एरिया देखा हुआ होता है, तो वो आपको हर जगह आसानी से ले जा सकता है, बजाय खुद कोशिश करे। खुद कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ज़्यादा आपको समय ही बर्बाद होगा, ज़्यादा आपका खर्चा भी होगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर अगर व्यवसाय करती है तो सबसे अच्छा जो उसका एक ऑप्शन उनके पास होता है वो होता है किसी उसी देश की जो कंपनी है उसी जो वो काम करना चाहती है उसी से रिलेटेड उसके साथ वो पार्टनरशिप कर ले, ठीक है। तो क्या होगा कि उसे वहाँ पर उसके ग्राहक भी मिल जाएंगे और पकड़ भी कर लेगा और वहाँ के बाज़ार को समझ भी लेगा। तो वही यहाँ पे बात कही जा रही है, जब कोई बाहर से कंपनी आएगी हमारे देश में तो हमारी कंपनी मतलब वो बेवरेज अगर कोई कंपनी बनाती है और वो भारत में आती है तो किसी जो बेवरेज बनाने वाली कंपनी है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी या पार्टनरशिप कर लेगी, कुछ भी करके क्या अपना काम शुरू कर देगी। तो उसे कम यहाँ पे मतलब एक तो उसे कर्मचारी मिल जाएंगे आसानी से जो उसे
दिक्कत होगी अगर हायर करेगा, ठीक है। दूसरी बात, पूंजी भी अब पार्टनरशिप में क्या है, दोनों की कम आधी आधी लग जाएगी, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में जैसे जैसे अनुभव हो जाएगा फिर वो अपना पूर्ण रूप से वहाँ पे मार्केट में उतार सकता है अपना बिजनेस। तो ये इसका उदाहरण हो गया है। अब नवीनता की बात करें, विदेशी साझेदारों के पास नए उत्पाद तथा सेवाओं को विकसित करने के विचार एवं तकनीक उपलब्ध होती है। क्या नवीनता क्या है, जो विदेशी साझेदार जो होते हैं उनके पास नए उत्पाद तथा सेवाओं को विकसित करने के विचार एवं तकनीक उपलब्ध होती है। इनके कारण बाजार में नई नई वस्तुएं एवं उनके नए उपयोग आ पाते हैं। उत्पादन लागत में कमी। अब कच्चा माल एवं श्रमिक विकासशील देशों में अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध होते हैं। जो उत्पादन लागत में कमी आती है वो किस कारण आती है, जो कच्चा माल हम खरीदते हैं अगर वो सस्ता हो तो हमारी उत्पादन लागत भी कम हो जाएगी। अब विकासशील देश जो होते हैं वहाँ क्या है, सस्ती दरों पर ये उपलब्ध हो पाते हैं। इसलिए यदि एक साझेदार विकासशील देश से है, अब वही बात आई ना, एक साझेदार विकासशील देश से, तो वो क्या है, कच्चा माल वगैरह जो है, श्रम वगैरह वो सस्ते में जुटा लेगा। देश से है तो उत्पादन लागत में कमी संभव हो जाती है। ब्रांड छवि की बात करें, एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना तो आपके बिजनेस को वो चार चांद लगा देता है। इसके निर्माण से एक पक्ष को दूसरे पक्ष की पहले से स्थापित ब्रांड छवि का फायदा मिलता है, जिससे बड़ी मात्रा में निवेश की बचत होती है। ऐसी ब्रांड के नए उत्पादों को आसानी से बाजार में उतारा जा सकता है। ये आपको जो ब्रांड बनाना है, पहचान बनानी है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ प्रोडक्शन करो। आपको जिसके साथ आप जुड़े अच्छे ब्रांड के साथ, उसका आपको मार्केट पूरा मिल जाएगा। जोखिमों का बंटवारा। अब नई परियोजना में निहित जोखिम संयुक्त उपक्रम के साझेदारों के बीच बढ़ जाता है। भाई जब हम साझेदार होते हैं तो हम जितने साझेदार होंगे उनके बीच वो बढ़ जाएगा, तथा इससे छोटी फर्म की प्रतियोगिता शक्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो छोटी फर्म की प्रतियोगिता शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। अब सार्वजनिक निजी साझेदारी PPE, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है, जिसे हम सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP कहते हैं, PPP। सार्वजनिक निजी साझेदारी से अभिप्राय उन परियोजना अथवा सेवा से है जिसका वित्तीय पोषण एवं संचालन सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों की साझेदारी द्वारा हो रहा है। सार्वजनिक निजी साझेदारी का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट और निजी जो हैं वो साझेदार हैं। गवर्नमेंट कंपनी और निजी जो हमारे एंटरप्राइज है वो उसमें पार्टनरशिप हो। PP सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मध्य एक दीर्घकालीन साझेदारी होती है। इनमें क्या होते हैं, दीर्घकालीन साझेदारी हो जाती है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है, जैसे यातायात, सड़क, रेलवे एवं टोल पुल। अब जैसे जो सड़क बनाई जा रही है वो क्या है, जैसे सद्भावना कंस्ट्रक्शन करके है, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। उसे क्या है, भारत में ज़्यादातर क्या है, रोड्स का ठेका दे दिया गया है। अब वो जितने साल उन रोडों को बनाएगा, ठीक है, तो उसे मान लो 20 साल 25 साल का ठेका दे दिया है, वो रोडों को बनाएगा और उतने साल तक रोडों का मेंटेनेंस भी देखेगा। तो अब पैसा वसूलने का जो है ठेका भी उसी को दे दिया है कि भाई 20 साल 25 साल में आप जो भी रोड बनाओ उस पर टोल टैक्स बना के आप क्या है अपना वसूल लो। अब जब वो पूरा वसूल लेगा उसके बाद में क्या है, वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट, अब इससे गवर्नमेंट का जो है खर्चा, जो गवर्नमेंट अपने पास से पैसा लगाती वो बच गया। तो जब गवर्नमेंट अपने पास पैसा लगाई तो उसे मतलब कर्मचारी भी हायर करने पड़ते, फिर उपकरण जो थी, टेक्नोलॉजी, वो भी उसे मंगानी पड़ती। अब ये लोग जो थे कहीं से भी करें, बाहर से लाएं, कहीं से लाएं, ये गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है। तो ये इसका जीता जागता एक उदाहरण है। ठीक है, फिर स्वास्थ्य अस्पताल हो गए, ठीक है, फिर जल एकत्र, सफाई और वितरण हो गया, शिक्षा, स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हो गए। ठीक है, जैसे एडेड विद्यालय होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ टीचर तो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं जिन्हें गवर्नमेंट सैलरी देती है, और कुछ जो है PTA वगैरह की तरफ से रखे हुए होते हैं। इस तरीके से वो प्राइवेट हो जाते हैं या संविदा वगैरह पर रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मिक्स जो हो गया PP इसकी बात करी जा रही है, इस तरीके के उद्यम हो गए। उसके बाद में PPE की विशेषताएं क्या हैं, कि इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी संभव बनाती है। सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट और निजी मतलब प्राइवेट जो क्षेत्र के मध्य क्या है, साझेदारी संभव बनाती है। ठीक, PPP का संबंध उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं से है। अब इसकी बात ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि PPP का संबंध किस स्तर की जो योजनाओं
से है तो हम यह कहेंगे प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर वाली परियोजनाओं से है। ट्रिपल पी सरकार को उसकी बजटीय व उधार लेने की सीमाओं को मुक्त करते हैं। ट्रिपल पी जो है सरकार को उसकी बजटीय व उधार लेने की सीमाओं को मुक्त कर दी, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर आ गया तो अब वो कम से कम पैसा उसमें लगा सकती है। इसका प्रयोग सार्वजनिक लाभ वाली परियोजनाओं में होता है। जो इसका प्रयोग जो किया जाता है, अब ये भी पूछा सकता है कि ट्रिपल पी का प्रयोग किस तरीके की परियोजनाओं में होता है, तो ये सार्वजनिक लाभ वाली परियोजनाओं में होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, ठीक, हाँ, दिल्ली मेट्रो का भी उदाहरण है कि दिल्ली मेट्रो भी क्या है, अभी प्राइवेट सेक्टर में है और गवर्नमेंट सेक्टर के मिक्सर से मतलब चल रही है। फिर पूंजी संगठन एवं भारी उद्योग जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए, ठीक है, पूंजी संगठन जिसमें भारी उद्योग या बड़े पूंजी की आवश्यकता होती है परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है। आगम बंटवारा, सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों के मध्य तयशुदा अनुपात में आगम को बांटा जाता है। जो भी हमें उससे रेवेन्यू जनरेट होगी वो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में क्या है, एक रेशो में जो होगा डिसाइडेड पहले से ही उसमें बांटा जाता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम 4th चैप्टर लेकर के आएंगे, व्यवसाय सेवाएं, बिजनेस सर्विस। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।